बेचते रहो या अपनी समझने वाली चीज़ हो। पाकिस्तान में विंडो कम है, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा विंडो है। विंडो एसी में कंडेंसर कौन सा लगा हुआ होता है? इसके अंदर जो कंडेंसर होता है वो होता है फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। ये ट्यूबें हैं, इसके ऊपर ये फिन्स लगाई गई हैं और इसके साथ अगर पंखा लग जाए तो लग जाएगा फोर्स्ड, यानी पंखे की फोर्स से इसके ऊपर से हवा को गुजारा जा रहा है, जिसकी वजह से कंडेंसर में मौजूद गर्म बुखारात अपनी हरारत हवा को देकर बुखारात से माय हालत में तब्दील हो जाता है। कंडेंसर जहाँ भी ख़त्म होता है, कोई भी यूनिट हो, चिलर हो, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग हो, यानी आपकी गाड़ियाँ वगैरह हो, तो कंडेंसर के बाद जो लाइन शुरू होती है, इस लाइन को हम लिक्विड लाइन कहते हैं। लिक्विड लाइन पर यहाँ अक्सर कंपनियाँ स्ट्रेनर देती हैं, इसके अंदर ड्रायर नहीं लगता। स्ट्रेनर के अंदर जो पुराने एसी हैं, एक रेफ्रिजरेंट कंट्रोल यानी एक कैपिलरी देते थे। आजकल जितने भी विंडो आ रहे हैं उसके अंदर 3 कैपिलरी हैं, यानी आपके एवापोरेटर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? कंप्रेसर को रिटर्न जल्दी मिलती है। एक तो फ़ायदा ये होता है कंप्रेसर गर्म नहीं होता। दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है इसमें गैस कम चार्ज होने लगती है। जो पुराना विंडो आता था उसमें गैस ज़्यादा चार्ज होती थी। अब क्या है, एवापोरेटर 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है, जिसकी वजह से गैस जल्दी वापस कंप्रेसर को मिलती है, तो हमारा सेक्शन प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है, तो हमारी गैस चार्जिंग डैमेज कम होगी, हमें फ़ायदा हो गया है। दूसरा क्या है, कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि कंप्रेसर की सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो है आपका विंडो जो है वो कूलिंग ज़्यादा करता है। यहाँ पर आगे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। अब मैं यहाँ पे 3 हिस्सों में इसको तकसीम नहीं कर सकता, मैं एक इसी में रखूँगा। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है मुख्तलिफ साइज़ के इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी लंबाई 32 इंच इस्तेमाल करती है, हर कंपनी अपने अपने करती है। कई कंपनियाँ इसकी 36 इंच कैपिलरी इस्तेमाल करती हैं। अंदरूनी डाया कई कंपनी 54 नंबर 55 नंबर इस्तेमाल करती हैं, कई कंपनियां 64 नंबर इस्तेमाल करती हैं। उनकी अपनी रिसर्च है, रिसर्च के मुताबिक वो कैपिलरी इस्तेमाल करती है, जैसी कैपिलरी नहीं आती कि आप कहें कि 1.5 टन का एसी है, हर विंडो के अंदर एक ही साइज की कैपिलरी हो, तो ये मुमकिन नहीं है। हर कंपनी अपनी साइज की कैपिलरी इस्तेमाल करती है। अगर आपको चेंज करनी पड़े जो साइज़ है, वो ले जाए मार्केट में, दुकानदार के पास, उसे इस साइज़ के इतने कैपिलरी थे। नंबर 1 तो हम कैपिलरी को वॉश करते हैं, कैपिलरी चेंज बड़ी कम करते हैं। अगर बाबर मजबूरी बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, फिर हम चेंज कर लें, वरना विंडो की कैपिलरी चेंज नहीं करते।
इसके अंदर जो वेपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो भी फोर्स फिल्म एंड ट्यूब टाइप होता है, क्योंकि इसके सेंटर के अंदर एक मोटर लगी होती है। मोटर के अंदर डबल शाफ्ट होती है और एक तरफ शाफ्ट बड़ी होती है। जिस तरफ शाफ्ट बड़ी होगी उस साइड पर एक्सियल फैन या जिसे प्रोपेलर फैन कहते हैं, फरों वाला पंखा होता है। जिस तरफ शाफ्ट बड़ी है और वो साइड हमेशा कंडेंसर साइड पर जाती है। ये चीज़ ध्यान रखें जिन्होंने बाहर जाना है, खास तौर पर कि आपकी मोटर जल गई है, आपको दे देते मोटर फिट करें, तो मोटर फिट नहीं करनी। वो आगे भी हमारी तरह बैठे हैं, इंडियन है या पाकिस्तानी ज़्यादा हराम कॉपी करते हैं कि आपको मोटर दे दी, खराब मोटर उठा के दे देंगे या उस साइज़ की लगी फिट करो। आप फिट कर देते हैं, जब पर फिट करने लगते हैं बारी फिट नहीं होती। आप कहते हैं सर ये पर नहीं लगते, फिर आपको गालियाँ देते थे और सर ठीक ठाक बेइज्जत करते हैं। आपका कसूर भी है, बेइज्जत करना उनका राइट है, आपका काम है। पहले जब आप मोटर को फिट करने लगे हैं, पहले मोटर को देखें। सेकेंड हैंड मोटर आपको देने आया, मोटर ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आप फिट कर रहे हैं। दूसरा, जिस टाइम आप फिट करने लगे आप शाफ्ट का साइज, परों का साइज देखें कि आया इसका बुश इसके साइज के मुताबिक है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप शाफ्ट और इसमें फ़र्क आ जाए पंखे के बुश में, तो आपकी मोटर फिट कैसे फर लगाएंगे, पानी लगेगा उसको या टूल लगेगा, तो फिर जाके फिट होगा। तो वहाँ टूल कहाँ से लगाएंगे? तो इस वजह से आपने पहले ये देखना होता है कि आया सेम साइज है, मोटर ठीक है, और कंडेंसर साइड पर आपकी शाफ्ट लंबी जानी चाहिए। बैक साइड पर आपकी शाफ्ट लंबी आएगी और वेपरेटर साइड पर शाफ्ट छोटी आएगी। जिधर बिलोर फैन लगना है तो इंडोर वाली साइड है, कमरे वाली साइड, वेपरेटर साइड, उधर शाफ्ट छोटी आएगी। अगर बड़ी शाफ्ट लगा दी फिर आप फंस जाएंगे कि आप बिलोर कैसे लगेंगे, बिलोर लग ही नहीं सकता। तो आपने ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है कि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंडेंसर साइड जो कमरे से बाहर जाना है उस तरफ अगर आप फैन फिट कर रहे हैं तो शाफ्ट बड़ी होनी चाहिए और वेपरेटर साइड पर शाफ्ट छोटी होगी। जिस साइड पर शाफ्ट छोटी होगी उधर प्रोपेलर फैन नहीं आएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन यानी बिलोर फैन आएगा। इस साइड पर आपका वेपरेटर है तो इस साइड पर आपका बिलोर फैन आएगा। बिलोर फैन पतरी वाला पंखा होता है, ये सामने लगा हुआ है आपके पास, वो गोल सा पंखा लगा हुआ है सामने पतरी वाला, यानी जब गैस चार्ज करें उस टाइम में आप देख लें सारी पतरियाँ होती है इसके अंदर। अब इस पंखे की वर्किंग पोजीशन देखें, यह पंखा कैसे काम कर रहा होता है। ये जो आपका प्रोपेलर फैन है या एक्सियल फैन है, ये हवा को इधर एक साइड से खींचेगा, उसका प्रेशर बढ़ाएगा और कंडेंसर के ऊपर से बाहर खारिज कर देगा। तो हवा के अंदर जो ठंडक है वो रेफ्रिजरेंट जज़ब कर लेगी और खुद बुखारात से माय हालत में तब्दील हो जाएगी, हवा गर्म होकर बाहर खारिज हो जाएगी। लेकिन बिलोर फैन इसका अपोजिट काम करता है। बिलोर फैन हवा को पीछे से नहीं खींचता, बिलोर फैन हवा को शाफ्ट की सीध से सामने खींचेगा। हवा के अंदर जो हरारत होगी वो कूलिंग कॉइल जज़ब कर लेंगे, हवा ठंडी होकर इस बिलोर फैन ऐसी हवा को खींच रहा है और अमूदन इसको घुमाता है बिलोर के अंदर बड़ी तेज़ी से और दूसरी तरफ से अमूदन इसको खारिज कर देता है। यानी आपका विंडो ये लगा हुआ है, हवा को ऐसे खींचेगा, हवा इसके साथ टकराएगी और बिलोर के अंदर घूमेगी, उधर शेल के अंदर अपने डोम के अंदर घूम कर प्रेशर बनेगा, उसका प्रेशर बनकर ये दूसरी साइड पर ये बाहर खारिज हो जाएगी, यानी कमरे के अंदर ये खारिज हो जाएगी। एयर कंडीशनिंग के अंदर वही हवा बार बार इस्तेमाल होती रहती है। अगर हवा में आपको समझते हैं कि उलझन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान खारिज करता है
और ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है। तो ऐसी सूरत के अंदर वहाँ पर घुटन पैदा होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं, एसी के साथ वेंटिलेशन ग्रिल लगाई जाती है। तो ताज़ा हवा और वेंटिलेशन ग्रिल को हमेशा खोल के रखें ताकि ताज़ा हवा कमरे के अंदर आती रहे और ऑक्सीजन कम ना हो। समझिए, विंडो के अंदर ये चीज़ दी गई होती है। तो अब इसके अंदर गैस चार्जिंग का इशू, विंडो हमारे पास बहुत कम, मैंने देखा है फॉरन इतना टाइम गुजारते हुए कि लीकेज के चांस बहुत कम आते हैं। वहाँ चांस आते हैं कि ये आपकी कैपिलरी टकरा रही होती है पाइप के साथ, कुछ टाइम के बाद इसके अंदर पाइप ख़त्म हो जाता है, रगड़ खा खा कर इसके अंदर लीकेज आ जाती है। बासूरत देकर बहुत कम चांस है कि आपका ये कंडेंसर या वेपरेटर लीक हो जाए। तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या होता है, अगर लीकेज आ जाए तो विंडो में लीकेज ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। विंडो खुद बताता है मुझ में लीकेज है, क्यों, रेफ्रिजरेंट के साथ साथ थोड़ी मिकदार में आयल सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो तेल आ जाता है, हमें फ़ौरन पता चल जाता है उस्ताद यहाँ पर दूर से विंडो को देख के पता चल जाता है आयल अपना निशान छोड़ता है। तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है, वहाँ पर ये नहीं है कि एसी बंद पड़ा रहेगा, नहीं, एसी खराब होने के देर है उसी टाइम शॉप पर आएगा, क्योंकि फॉरन में आप एसी के बगैर नहीं रह सकते। सर्दियों के अंदर भी एसी चलता है, एसी बंद नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, फौरन एसी आए, आपको फौरन पता चल जाएगा ये तेल आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। प्रेशर क्यों देते हैं, प्रेशर इस वजह से देते हैं कन्फर्म हो, लेकिन दूसरा इस वजह से देते हैं वहाँ पर हमने रगड़ाई करनी होती है। रगड़ाई के टाइम एक टेक्निकल बंदा प्रेशर की मौजूदगी में रगड़ाई करता है ताकि अंदर कचरा न जाए। अगर इस तरह करेगा तो अंदर कचरा जाएगा, कचरा जाके कैपिलरी में फंस जाएगा, आपकी कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा। अनाड़ी मैकेनिक ऐसे रगड़ रहा होता है, लेकिन जो समझदार बंदा है वो उसे पता है कि अगर इसके अंदर कचरा चला गया तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं जलील हूँगा। तो वो क्या करता है, अंदर प्रेशर बिल्डअप करता है, प्रेशर की मौजूदगी में वो रगड़ाई करता है ताकि अंदर कचरा ना जाए। प्रेशर नीचे होता है वहाँ पर, तो रगड़ाई कर लेने, थोड़ी सी रगड़ाई हो गई ऐसे सुई के बराबर, रगड़ाई कर लेने, रगड़ाई करने के बाद प्रेशर को रिलीज़ करें, रिलीज़ करने के बाद वहाँ पर आप टाँका लगाएं। फिर थोड़ा सा प्रेशर देकर आप जॉइंट को चेक कर लें, वरना हम चेक नहीं करते, हमें अपने टाँके पर इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम चेक करना चाहें चेक कर लें, टाँका लीक तो नहीं है, काम करना। विंडो के अंदर कोई परेशानी नहीं है काम में। ज़्यादातर अरबी वहाँ पर हमारे पास खुद आ जाता है, गैस माफ़ी, गैस क्लास हम भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें कहते हैं जो इंजीनियर बैठा होता है या सुपरवाइजर, हाँ जी अंदर चेक करो, चेक करते हैं, सर कोई मसला नहीं है, कैपेसिटर ख़राब है या फलां सर्विस मांग रहा है, सर्विस किया, रंग बंद किया, गैस चार्जिंग के पैसे 350 रियाल वो भी छोड़ दिया, क्योंकि अरबी ने कहा था गैस नहीं है तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो इस वजह से आजकल हम अरबी सिखाना शुरू कर दिया। खान साहब अरबी याद की है आपने, HVAC के अंदर 3 चीज़ें आपको मस्त है बाहर जाने के लिए, हमेशा याद रखें। अगर अमल करेंगे हमारे कहने पर, क्योंकि हमने बहुत टाइम गुजारे, 4.25 साल मैंने वहाँ गुजारे, तो आपका एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना मेरा फ़र्ज बनता है। नंबर 1, आपके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग के बगैर वहाँ आप आगे भी बढ़ सकते। ड्राइविंग होगी तो गए साल 2 साल में 6,000 साढ़े 6,000 रियाल को क्रॉस करते हैं। 6,000 साढ़े 6,000 रियाल से हमारा पेट नहीं भरता। वजह क्या होती है, जब आप शॉप खोलते हैं तो 6 साढ़े 6,000 एक दिन की कमाई है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, अभी करंट जिसने रब्ता किया फरहान है लाहौर का, तो उसे कहा मैंने नौकरी छोड़ी। मैंने कहा क्यों, कहते सर पता नहीं है, 6,500 रियाल ले रहा, तो भाई मैं दुकान खोल। अब इतनी हम यहाँ पे 1500-1800 में जा रहे होते हैं, तो इसमें भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जब आप फील्ड में काम करते हैं फिर आपको अंदाज़ा होता है दिन की कमाई क्या है। वहाँ पर बंदा फारिग नहीं रह सकता। दूसरा, आपके पास अरबी आना लाजमी है ताकि अरबी से आप कलाम कर सकें कि क्या मसला है क्या नहीं है। अगर आप कलाम नहीं कर सकेंगे फिर मसला है। नंबर 1, दुबई वगैरह साइड पर परेशानी कम होती है, क्योंकि वहाँ का अरबी उर्दू में बात करते हैं, बड़ी बेहतरीन उर्दू में बात करता है। लेकिन सऊदी, कतर, इन मुल्कों में परेशानी होती है। अब कतर में एक स्टूडेंट दुकान खोली, ताली मेरे पास उसने भेजी है दुकान की तस्वीर, 2 महीने का कोर्स किया, उसने कतर में जाके दुकान खोल दी। तो इस काम में कुछ भी नहीं है,
कि कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं। ये आप मतलब 10-15 दिन में सीख सकते हैं। अगर तवज्जो दे तो 10-15 दिन का कोर्स है।